नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए सेशन में मिल चुके हैं और ये सेशन जो है वो पुराने सेशंस का कंटिन्यूएशन है। अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए कि और बेहतर क्या किया जाए जिससे चीज़ें आपको समझ में आए। आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगा कि इस नंबर पे हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके लिंक्स पे क्लिक करके आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो करिए और हर दिन का शेड्यूल आप वहाँ से मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी के बारे में पढ़ रहे थे। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है, कैसे काम करता है, ये जानते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही जो है वो ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक बनाता है। तो इसी कड़ी में हम लोग को जानना था कि लाइन एडिटर क्या होता है। तो लाइन एडिटर जो है कहा जा सकता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग अपने कोड्स को लिखते हैं। अगर सी या सी प्लस प्लस के लाइन एडिटर की बात करें तो एडिट इन एम एस डॉस एक बड़ा ही पॉपुलर एडिटर है जहां पर हम लोग एक ही बार में सारे लाइंस को लिख सकते हैं और लिखते भी हैं। इसमें क्या होता है, तो जैसे ही हम यहाँ पे सारे लाइंस को लिखते हैं, लाइंस को लिखने के बाद हम यहाँ पे लाइन को रन करा सकते हैं। ये जो लाइन एडिटर होता है वो सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो दायित्व लेता है किस चीज़ का, इस लाइन प्रोग्राम्स को या इट्स लाइन एडिटर्स को रन कराने का। तो वही यहाँ पे बताया गया है। लाइन एडिटर्स सच एज एडिट इन एम एस डॉस वर्क विद द मैनेज ऑफ वन लाइन एट अ टाइम। यानी एडिट इन एम एस डॉस जो है एक ऐसा लाइन एडिटर है जहाँ पर हम एक बार में एक लाइन को लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कई सारे लाइन एडिटर्स ऐसे आते हैं कि जो स्क्रीन के एक ही हिस्से में खुलते हैं और कई सारे ऐसे आते हैं जो स्क्रीन के पूरे हिस्से में यानी फुल स्क्रीन में भी ओपन होते हैं। तो फुल स्क्रीन में ओपन होने वाले जो लाइन एडिटर्स हैं वो हो सकते हैं नोटपैड हैं, वर्डपैड हैं, इत्यादि हैं। तो क्या बताया गया है कि फुल स्क्रीन एडिटर्स सच एज नोटपैड, वर्डपैड एक्सेट्रा मैनेज द फुल स्क्रीन और अ पैराग्राफ एट अ टाइम। इसमें क्या होता है कि जो फुल लाइन एडिटर्स होते हैं उसमें पूरा पैराग्राफ को हम एक बार में मैनेज कर सकते हैं। अब इन टेक्स्ट को लिखने के लिए हम जब एडिटर्स को बुलाते हैं तो एडिटर को कंट्रोल कौन करता है, तो जब इस टेक्स्ट को लिखने के लिए हम एडिटर्स को बुलाते हैं तो इनको कंट्रोल करने वाला जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको याद रखना है, टू राइट टेक्स्ट द यूजर मस्ट कॉल द एडिटर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इस टेक्स्ट को लिखने के लिए एक यूजर को क्या करना पड़ता है, एक यूजर को एडिटर प्रोग्राम को बुलाना पड़ता है। किस लिए बुलाना पड़ता है, कौन बुलाता है, किसके अंतर्गत बुलाता है, तो सारा का सारा कंट्रोल जो होता है वो किसके अंदर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। अब होता क्या है, तो जैसे ही आप देखेंगे कि मान लीजिए ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर कोई भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर है, तो आप जैसे ही इस टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करते हैं प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क से किस में आ जाता है, सिस्टम के मेमोरी में आ जाता है, यानी मेन मेमोरी में आ जाता है। अब जब वो सिस्टम के मेन मेमोरी में आ गया तो अब क्या होगा, वो प्रोसेसिंग के लिए तैयार है। अब क्या होता है कि जब हम लोग इस एडिटर की बात करते हैं या जो एडिटर बना हुआ है वो क्या होता है, तो इस एडिटर के अंदर हम लोग कमांड्स लिख सकते हैं और कमांड्स लिखने के साथ साथ हम लोग कमांड्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं
टेक्स्ट एडिटर्स या लाइन एडिटर्स जिनका हम यूज़ करते हैं। एडिट इन एम एस डॉस जो है वो एक है ऐसा। इसके अलावा एक और एडिटर प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड परफेक्ट। हम लोग वर्ड परफेक्ट का भी इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, सी के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। और जहाँ पे हम लोग सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं वहीं पे सी प्लस प्लस का भी प्रोग्राम लिखा जा सकता है। तो कहा गया है कि एज सुन एज द एडिटर प्रोग्राम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू द सिस्टम मेमोरी, द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द एडिटर प्रोग्राम। यानी जैसे ही डिस्क से, यानी हार्ड डिस्क से जैसे ही मेन मेमोरी में ओपन होता है तो सारा का सारा कंट्रोल किसको ट्रांसफर हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शंस को वो समझे और उसके अकॉर्डिंग काम करे। द एडिटर हैज़ इट्स ओन कमांड एंड द यूजर कैन एंटर एंड मॉडिफाई टेक्स्ट बाय यूजिंग दोज कमांड्स। तो जैसे मैंने बताया कि एक एडिटर का अपना कमांड होता है, उसको कमांड देकर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, वो उसको समझता है, मॉडिफाई करता है, एडिट करता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एडिटर प्रोग्राम की एक एग्जाम्पल बताइए। तो एक वर्ड परफेक्ट जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका, लाइन एडिटर का। अब क्या होता है कि जब हम लोग एडिटिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद वहां पे सेव करने का भी ऑप्शन होता है, तो आप सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट कमांड लिखकर उस एडिटर से क्या कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एग्जिट जब हम लोग करते हैं तो एग्जिट करने के बाद या एग्जिट लिखने के बाद सारा का सारा डेटा जो होता है जिसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं वो सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद ये कंट्रोल किसको ट्रांसफर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होती है कि हम लोग इस टेक्स्ट एडिटर को क्या कर दें, क्लोज कर दें, बंद कर दें। यही आपको ध्यान रखना है। तो कहता है एट द कंप्लीशन ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, जैसे ही हम लोग प्रोग्राम लिखना खत्म करते हैं, द एग्जिट कमांड ऑफ द एडिटर प्रोग्राम विल सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क। तो जैसे ही हम लोग प्रोग्राम लिखना खत्म करेंगे, जो एग्जिट कमांड होता है एडिटर का वो क्या करेगा, प्रोग्राम को सेव कर देगा। कहाँ पे, डिस्क में, अंडर द फाइल नेम। तो जो फाइल नेम हम उसको देंगे उस फाइल नेम के अंतर्गत, एंड विल ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल है उसको क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा। अब जो हम लोग लाइन एडिटर का यूज करते हैं, तो ये लाइन एडिटर जो है वो सी प्लस प्लस के लिए तो आता ही, इसका इस्तेमाल हम लोग असेंबली लैंग्वेज के लिए भी करते हैं। तो अगर आप असेंबली लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अगर आप लाइन एडिटर्स का यूज असेंबली लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में यूज करने के लिए आपको एक अलग सा सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप यही सी प्लस प्लस के लिए कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस के लिए आपको एक अलग सा सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। यानी जो लाइन एडिटर्स होते हैं उनके लिए एक फिक्स्ड सिंटेक्स होता है और उस फिक्स्ड सिंटेक्स को फॉलो करना आवश्यक है, तभी जाकर हम लोग जो आउटपुट चाहते हैं वो हमें मिलेगा। अब सपोज करिए जैसे कि जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, आप चाहते हैं हम लोग जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब उस प्रोग्राम को हम लोग लिख रहे हैं 8086 असेंबली लैंग्वेज के लिए। तो अगर हम लोग असेंबली लैंग्वेज के लिए लिख रहे हैं तो वहां पे किसका रूल फॉलो करेंगे, असेंबली लैंग्वेज का रूल फॉलो करेंगे। वहां पर असेंबलर का रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि असेंबलर ही ना है जो हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब आप सबके मन में चल रहा होगा कि 8086 असेंबली लैंग्वेज है क्या। तो 8086 जो है ये एक लो लेवल
लैंग्वेज है, या कह सकते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग है, जिसको किस लिए डिज़ाइन किया गया है? तो इसको डिज़ाइन किया गया है इंटेल 8086 प्रोसेसर्स के लिए। इसमें क्या होता है कि 8086 असेंबली लैंग्वेज में हम लोग मेनीमोनिक्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक कोड्स। सिंबॉलिक कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे कि क्या होता है कि यही मशीन लैंग्वेज जो है या सिंबॉलिक कोड जो है वो हमको शक्ति देता है, हिम्मत देता है, पावर देता है, ताकि हम उसको हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकें, हार्डवेयर कंट्रोल कर सकें। तो इसी 8086 असेंबली लैंग्वेज में जो हार्डवेयर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं 8086 आर्किटेक्चर, जो कि सिस्क कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो ये सिस्क क्या हो गया, रिस्क क्या हो गया, इन सब के बारे में हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। जहाँ पे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है वहाँ पे इसकी जानकारी और दी जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 8086 असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए। इट यूटिलाइजेस मेनीमोनिक्स टू रिप्रेजेंट मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस। ये किसका इस्तेमाल करता है? मेनीमोनिक्स का यूज़ करता है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स का यूज़ करता है, और क्या करता है? मशीन कोड को इंस्ट्रक्शंस में रिप्रेजेंट करता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा यही होता है कि उन कोड्स का इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं किसको? हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स को? तो 8086 आर्किटेक्चर में। अब यहाँ पर बार बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भैया असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब प्रश्न ये बनता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है? तो आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है लोवेस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है। यानी अगर एक हायरार्की है, हायरार्की में मशीन लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो सबसे नीचे पायदान पे कौन आता है? मशीन लेवल लैंग्वेज आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो है डायरेक्ट कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल है, डायरेक्ट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर इस चीज़ को डायरेक्टली समझता है, उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वही बताया गया है कि मशीन लेवल लैंग्वेज कम्स एट द लोवेस्ट लेवल इन द हायरार्की। सबसे निचले पायदान पे जो आने वाला है वो क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज। इट हैज़ जीरो एब्स्ट्रैक्शन लेवल फ्रॉम हार्डवेयर। इसको हार्डवेयर से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये हार्डवेयर से कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो किसके ऊपर आता है? मशीन लैंग्वेज से ऊपर होता है। मशीन लैंग्वेज से ऊपर क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज। यानी इसका जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो है, यानी डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब एब्स्ट्रैक्शन भी कई तरीके का होता है, सी सी प्लस प्लस में अलग होगा। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कहीं एक डेटा है, उससे कोई इंफॉर्मेशन को निकालना, कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज जो है उसको हम इंसानों के द्वारा समझ में नहीं आता, क्योंकि बेसिकली जो है इसको 0 एंड 1 के फॉर्म में लिखते हैं, बाइनरी नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको याद रखना है कि इट कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। जैसे आप मान लीजिए हम एक शब्द लिखे ह्यूमन से, तो ह्यूमंस को आप कन्वर्ट करके किस में लिखेंगे? बाइनरी डिजिट में। हो सकता है 1100 ऐसे कुछ लिखेंगे आप। तो ये हर किसी को याद नहीं रहेगा कि ह्यूमंस को कैसे कन्वर्ट करें बाइनरी में। लेकिन अगर हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में लिखा जाता है और इंग्लिश में इसको मेंटेन किया जाता है, इसलिए इसको समझना क्या होता है? आसान होता है। तो कहता है इट इज़ ईजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। क्यों? क्योंकि ये लिखा किस में गया है? इंग्लिश में। यहाँ कहता है
द मशीन लेवल लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। मैंने आपसे बताया इसको हम लोग किस में लिखते हैं, 0 एंड 1 के फॉर्म में लिखते हैं। द असेंबली लैंग्वेज इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज सो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स। अगर हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज जो है किस में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है। तो ये बहुत आसान है समझना। अब मशीन लैंग्वेज को, मशीन को समझाने के लिए कोई अलग से ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग असेंबलर की बात करें तो जो हम लोग इंग्लिश में कोड लिखते हैं जिसको हम लोग मेनीमोनिक्स बोलते हैं, इस मेनीमोनिक्स को मशीन को समझाने के लिए हम लोग असेंबलर का यूज करते हैं। यानी मेनीमोनिक्स को असेंबलर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या कहता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर एज द मशीन कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय इट। यानी मशीन लेवल लैंग्वेज को किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मशीन जो है कोई ट्रांसलेशन करता ही नहीं है। जो 0 एंड 1 है वो उसको डायरेक्ट समझ में आता है। तो वही रखा गया है यहाँ पे, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर एज द मशीन कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। चूंकि मशीन कोड जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर से, इसलिए यहाँ पर अलग से किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट कहता है, इन असेंबली लैंग्वेज द असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ जो असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज में वो क्या करता है, मेनीमोनिक्स को कन्वर्ट करता है 0 एंड 1 के फॉर्म में, तब जाकर वो मेनीमोनिक्स उनको समझ में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है, मशीन लेवल लैंग्वेज जो है ये एक फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सच है कि ये फर्स्ट जनरेशन है और इसी का एक एडवांस्ड वर्जन बना है असेंबली लैंग्वेज, जो कहलाता है कि वो क्या है, सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो। अब हमारे पास जो है एक नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज बना रहे थे तो असेंबली लैंग्वेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, समय ज़्यादा लगता था और कॉस्टिंग भी ज़्यादा पड़ता था। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज हो या मशीन लैंग्वेज हो, दोनों में आप देखिएगा तो हम लोग को टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्टिंग ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा क्यों लगता है, तो टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज में हम लोग को 0 एंड 1 के फॉर्म में याद रखना पड़ता था। असेंबली लेवल में हम लोग को क्या करना पड़ता था, छोटे छोटे कोड्स होते थे जिसको हम लोग मेनीमोनिक्स बोल रहे थे या बोलते हैं, उन छोटे छोटे कोड्स को या मेनीमोनिक्स को भी याद करना पड़ता था। तो अब याद करने वाले झंझट से हमें बाहर निकलना था, अगर भूल गए तो समस्या थी। तो क्योंकि कॉस्टिंग ज़्यादा था, टाइम ज़्यादा लगता था, क्योंकि उसमें काम करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए लोगों के मन में ये चेष्टा जगी जहाँ पर कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जहाँ पर हम लोग अपनी भाषा में प्रोग्राम को लिख सकें, यानी और क्लियरली और साफ तौर पे और स्पष्ट तौर पे प्रोग्रामिंग किया जा सके। ठीक है, तो जब हम लोग अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं तो पूरा का पूरा ध्यान इस चीज़ पर होता है कि हम लोग जिस प्रोग्राम को लिख रहे हैं क्या उसका लॉजिक जो है वो सही है कि नहीं। यानी अब यहाँ पर कहा जाए तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग बन गया, जहाँ पर हम लोग इंग्लिश में यानी एक ऐसे लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखने लगे जो कि यूज़र को काफ़ी अच्छे से समझ में आता था। और यूज़र क्या करता था कि इंग्लिश में लिखकर लॉजिक क्रिएट करता था, और उसका एक ही कॉन्सेप्ट था कि जो लॉजिक वो लिख रहा है, जो कोड्स लिख रहा है वो सही लिखे।
अब इसी लॉजिक को, इसी कोड्स को कन्वर्ट करना पड़ता था, तो कन्वर्टर के लिए कंपाइलर का यूज़ करता था। और यही कंपाइलर जो है वो क्या करता था, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था किस में, लो लेवल लैंग्वेज। कई सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे फॉर्टन हो गया, कोबल हो गया, बेसिक हो गया, पैस्कल हो गया, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे जो हैं वो हाई लेवल के एग्जाम्पल्स। तो इस चीज़ को अगर आपको थ्योरी में लिखना होगा, कैसे लिखेंगे समझेंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो कहता है हाई लेवल लैंग्वेजेस, द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज वाज वेरी हाई, या वाज क्वाइट हाई। तो जो टाइम लगता था लिखने में वो ज़्यादा लगता था, जो कॉस्टिंग पड़ता था वो क्या पड़ता था, ज़्यादा। तो कॉस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि पैसा लेता था एडिटर, नहीं। कॉस्टिंग का मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम लगता था, तो सीपीयू भी ऑब्वियसली धीरे धीरे काम करता था। तो अगर सीपीयू धीरे धीरे काम कर रहा है तो इसका मतलब कि स्वाभाविक सी बात है मेरी कॉस्टिंग बढ़ गई है। तो कहता है दिस वॉज द प्राइम मोटिवेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो क्योंकि कॉस्टिंग ज़्यादा लगा, टाइम ज़्यादा लगा, ये मोटिवेशन बनकर आया किसका, कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बनाएंगे। Because of the difficulty of working with low level languages, high level languages were developed to make it easier to write computer programs. क्योंकि लो लेवल प्रोग्राम्स के साथ काम करना मुश्किल हो गया, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया। और हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप करने से क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप करने से काम करना कंप्यूटर के साथ क्या हो गया, आसान हो गया। कहता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस create computer programs using the instructions that are much easier to understand than machine or assembly language code, because we can use words that are more clearly, yeah, that more clearly describe the task being performed. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हुआ, टास्क बनाना, प्रोग्राम्स लिखना, कोड्स लिखना, इंस्ट्रक्शंस लिखना क्या हो गया, आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि जो हम लोग मशीन लेवल में लिखते थे वो 0 और 1 के फॉर्म में लिखते थे, डेसिमल में लिखते थे कई जगह कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। तो या तो बाइनरी में लिखते थे या तो डेसिमल में लिखते थे, जिसको याद रखना मुश्किल होता था। असेंबली लैंग्वेज में भी मेनी मोनिक्स हमको याद करना पड़ता था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज कर रहे थे। वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, then the whole attention needs to be paid to the logic of the problem. तो जब हम लोग हाई लेवल प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे हमको मेनीमोनिक्स पे ध्यान नहीं देना है, वहाँ कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देना है, वहाँ हमें ध्यान देना है किस चीज़ पे, कि जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका लॉजिक सही है या गलत। अब हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता था, तो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता थी। तो वही लिखा गया है कि कंपाइलर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज। उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड फॉर्टन, कॉबल, बेसिक, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन भी है। ये सारे जो हैं वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के उदाहरण है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस के फ़ायदे क्या हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, यानी उसकी रीडेबिलिटी क्या है, अच्छी है। दूसरा, हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आराम से ले जा सकते थे, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसका पोर्टेबिलिटी भी आसानी से पॉसिबल है। हाई लेवल लैंग्वेज में डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब क्या होता है, तो डीबगिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, यानी गलती ढूंढने का जो तरीका है वो भी यहाँ पर क्या है, आसान है। अब क्योंकि ये आसानी से लिखा जा सकता है, आसानी से एरर ढूंढ सकते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी क्या है, आसानी से किया जा सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं किसके, हाई लेवल लैंग्वेजेस के। आइए
इसके कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं ताकि आप उसको देख सकें और पढ़ सकें। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? रीडेबिलिटी, यानी पढ़ना। प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर मोर रीडेबल देन असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। यानी जो प्रोग्राम्स लिखे गए हैं किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में, उनको पढ़ना आसान है। किससे? असेंबली और मशीन लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज में तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, 0 और 1 में लिखा होता था, डेसिमल में लिखा होता था। असेंबली में मेनीमोनिक्स का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होने लगा? शुद्ध ह्यूमन के लैंग्वेज में, शुद्ध इंग्लिश में जब लिखने की बारी आई तो उस चीज को समझना क्या हो गया? आसान हो गया। पोर्टेबिलिटी, प्रोग्राम्स कुड बी रन ऑन डिफरेंट मशीन्स विद लिटिल और नो चेंज। यानी अब प्रोग्राम्स को, यानी एक ही प्रोग्राम को हम अगर अपने सिस्टम में लिखे हैं तो उसको आपके सिस्टम में भी रन करा सकते हैं। ठीक है, यानी प्रोग्राम्स को लिखना और रन कराना क्या हो गया? आसान हो गया। We can therefore exchange software leading to creation of program libraries. तो मान लीजिए हम एक सॉफ्टवेयर लिखे, हम माफी चाहते हैं, हम एक प्रोग्राम लिखे, मेरे कंप्यूटर का नाम ए है, हम उसको बी में चला लिए, तो मेरा प्रोग्राम कहाँ चला गया? बी के पास चला गया। तो बी क्या कर सकता है? मेरे प्रोग्राम को सेव करके रख सकता है। तो बी के लिए वो क्या बन जाएगा? लाइब्रेरी बन जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ? पोर्टेबिलिटी की वजह से प्रोग्राम लाइब्रेरीज बनने लगे। नेक्स्ट कहता है एरर कोड्स इजीली बी रिमूव्ड एंड डीबग्ड। एरर को ढूंढना हटाना क्या हो गया? आसान हो गया। नेक्स्ट कहता है इजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Softwares could easily be developed and commands of programming language are similar to natural language English. अब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके क्या बनाने लगे? सॉफ्टवेयर्स बनाने लगे। और हाई लेवल लैंग्वेजेस को सॉफ्टवेयर बनाने में क्यों आसान हो गया? या हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाना क्यों आसान हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो भी कोड लिखा जा रहा था वो इंग्लिश में लिखा जा रहा था। और क्योंकि यहाँ पे लॉजिक्स जो इंग्लिश में लिखे जा रहे थे हमारे नेचुरल लैंग्वेज में, हमारी समझ की भाषा में लिखे जा रहे थे, इसीलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या हो गया? आसान हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो यहीं से आगे चलेंगे। तब तक आपसे निवेदन है, इस चैनल को हर उस इंसान तक पहुंचने में मदद करिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, तथा आप लाइक कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली बार जब आप मिले तो आपको ये कंटेंट वहाँ पे मिल सके। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आप ज़रूर इस पर दान देंगे। आपका दान इस चैनल को बेहतर बनाएगा। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।